Bismillahirrahmanirrahim. Now we are moving towards another lecture, and what we were discussing the lipid solubility of the drug. We have already covered the partition coefficient of the drug and the log partition coefficient and the log distribution of drug, the lipophilicity, log p-value. If it is less than 0, what will happen? If it is greater than 0, what will happen? If it is log p-value greater than 3, then what will happen? And we have left about the relationship of structure with lipid solubility. So sometimes if the structure of compound cannot be modified to yield lipid solubility while maintaining the pharmacological activity, or so medicinal chemists may investigate the possibility of making lipid soluble prodrug to increase the absorption. So this is another way. अगर हम जो है वो उसमें स्ट्रक्चर में कुछ ऐसी चेंजेस नहीं कर सकते कि इसकी लिपिड सॉल्युबिलिटी बढ़ाई जा सके और फार्माकोलॉजी, लेकिन उसमें क्या हो रहा है कि अगर उसके मॉडिफिकेशन कर रहे हैं स्ट्रक्चर में तो उसकी फार्माकोलॉजिक एक्टिविटी रिटेन नहीं रही, तो फिर मेडिसिनल केमिस्ट क्या करता है कि कोशिश करता है कि ड्रग को लिपिड सॉल्युबल करने के लिए प्रो ड्रग की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन. ए प्रो ड्रग इज़ ए केमिकल मॉडिफिकेशन. ये भी बहरहाल है तो केमिकल मॉडिफिकेशन. Frequently an ester of an existing drug which convert back to the parent compound as a result of metabolism by the body. तो हम क्या करते हैं, ईस्ट्रिफिकेशन कर देते हैं ड्रग की, यानी ईस्टर मॉलिक्यूल उसको उसमें ऐड कर देते हैं. तो उससे ये होता है कि ड्रग की लिपिड सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है और वो आसानी से बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेती है, और मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के बाद ब्लड में ईस्टरेज एंजाइम होते हैं जो फिर ये जो बॉन्ड होता है ईस्टर का, इसको ब्रेक कर देते हैं और जो ड्रग होती है वो प्रो ड्रग से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है. ए प्रो ड्रग इटसेल्फ हैज़ नो फार्माकोलॉजिक एक्टिविटी. ठीक है, जो प्रो ड्रग होती है वो प्रो ड्रग होती है और उसकी कोई फार्माकोलॉजिक एक्टिविटी नहीं होती. Examples of prodrugs which have been successfully used to increase the lipid solubility and hence absorption of their parent drug are shown in table 20.3. कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे टेबल 20.3 में डिस्कस की गई हैं जो कि प्रो ड्रग बनाई गई. सो उनकी लिपिड सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हुई और लिपिड सॉल्युबिलिटी से उनकी ओरल एब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज हो गई. फॉर एग्जाम्पल प्रो ड्रग पाइवेम्पिसिलिन, जो जिसकी एक्टिव फॉर्म है एम्पिसिलिन, और उसमें जो ईस्टर मॉलिक्यूल ऐड किया गया वो था पाइवेलोलाइल जाइमिथाइल. इसके अलावा बीकेम्पिसिलिन, ठीक है, कार्बोनेट ईस्टर ऐड किया गया एम्पिसिलिन में. उसके अलावा कैनिडासिलिन जो कि कार्बिनसिलिन है, ठीक है, इंडेनाइल ईस्टर यूज़ किया गया. सेफिरोक्साम एक्जेटिल, ठीक है, सेफिरोक्साम एक्टिव फॉर्म है. एसिटाइल इथाइल ऐड किया गया. एनल एप्रिल जो कि एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, इसकी एक्टिव फॉर्म एनल प्रिलेट है, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड यूज़ किया गया. आइब्यूटेरॉल जो कि टर्ब्यूटालिन है, बीटा 2 एगोनिस्ट, डाइब्यूटाइल यूज़ किया गया. वेलासाइक्लोविल ए साइक्लोविर है जिसमें एल वेलाइल अमाइनो एसिड ईस्टर यूज़ किया गया. फॉसम प्रेवेनीर जो कि एम प्रेवेनीर है, उसमें फॉस्फेट ईस्टर यूज़ किया गया, और इस तरह से जो है वो ड्रग को जो है वो उसकी जो है वो लिपिड सॉल्युबिलिटी बढ़ाई गई और ओरल एब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ की गई. तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे जो कि सक्सेसफुली इस तरह से इस स्ट्रेटजी से जब डेवलप की गई तो ना सिर्फ उनकी लिपिड सॉल्युबिलिटी बढ़ गई बल्कि ओरल एब्जॉर्प्शन भी बढ़ गई. तो ये एक और टेक्निक है जिसके ज़रिए हम ड्रग की सॉल्युबिलिटी को बढ़ा सकते हैं. Now the next parameter is molecular size and hydrogen bonding of the drug. Two other drug properties that are important in permeability are the number of hydrogen bonds within the molecule and the molecular size. कि number of hydrogen bond कितने molecule में और molecular size कितना है. For paracellular absorption यानी not transcellular, paracellular absorption, ये जो cells के दरमियान जंक्शन है वहाँ से absorption के लिए a molecular mass should ideally be less than 200 Dalton. However, there are examples where larger molecular mass up to 400 Dalton have been absorbed via this route, means paracellular. So shape is also an important factor for paracellular absorption. तो जनरल प्रिंसिपल तो ये है कि अगर मॉलिक्यूलर मास 200 डाल्टन से कम है तो वो आसानी से पैरासेलुलर एब्जॉर्प्शन उस ड्रग की हो सकती है.
लेकिन 200 डाल्टन से ज़्यादा होगा तो उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, सिवाय कुछ मॉलिक्यूल्स के जिनका 400 डाल्टन तक का भी जिनका मॉलिक्यूलर मास था, लेकिन वो पैरासेल्युलर एब्जॉर्प्शन कर रही थी। तो उसकी वजह ये थी कि उनका कुछ शेप इस तरह था कि वो आसानी से उस रूट से, पैरासेल्युलर रूट से एब्जॉर्ब हो रही थी। सो इन जनरल ट्रांससेल्युलर पैसिव डिफ्यूजन ए मॉलिक्यूलर मास लेस देन 500 डाल्टन इज प्रेफरेबल। जबकि जो ट्रांससेल्युलर है यानी पैसिव डिफ्यूजन, उसमें मॉलिक्यूलर मास की रिक्वायरमेंट क्या है, लेस देन 500 डाल्टन। सो ड्रग्स विद मॉलिक्यूलर मास ग्रेटर देन दिस एब्जॉर्ब लेस एफिशिएंटली। अगर 500 डाल्टन से ज़्यादा होगा तो वो फिर पैसिव डिफ्यूजन से लेस एफिशिएंटली एब्जॉर्ब होंगे। There are few examples of drugs with molecular mass greater than 700 Dalton being well absorbed by passive diffusion. Again, shape may be the reason. अच्छा, too many hydrogen bonds within a molecule are detrimental to its absorption. यानी हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत ज़्यादा होंगे तो फिर वो डेंजरस होगा ड्रग की एब्जॉर्प्शन के लिए। In general, no more than 5 hydrogen bond donors and no more than 10 hydrogen bond acceptors. The sum of the number of nitrogen and oxygen atom in the molecule is often taken as a rough measure for the number of hydrogen bond acceptors should be present if the molecule is to be well absorbed. यानी कैसा होना चाहिए मॉलिक्यूल, अगर उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, अगर जो है वो उसको आसानी से एब्जॉर्ब होना है तो नो मोर देन 5 हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर हो या नो मोर देन 10 हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर हो, तो फिर जो होगा वो ड्रग आसानी से या वेल एब्जॉर्ब हो जाएगी। और उसको कैसे चेक करेंगे, बाय नंबर ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स इन ए मॉलिक्यूल इज ऑफन टेकन एज अ रफ मेजर ऑफ द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर। द लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स विथ पेप्टाइड इज वन ऑफ द रीजन वाई पेप्टाइड ड्रग्स आर पुअरली एब्जॉर्ब्ड, क्योंकि पेप्टाइड ड्रग्स में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, उसी वजह से उनकी ओरल एब्जॉर्प्शन बहुत स्लो है या ना होने के बराबर है। तो ये हमने फिजिको केमिकल पैरामीटर्स तमाम ड्रग के कंप्लीट कर लिए हैं। नाउ हम इसको थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं जो हमने फिजिको केमिकल पैरामीटर्स कवर किए हैं। देयर आर मैनी प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग इटसेल्फ दैट विल इन्फ्लुएंस इट्स पैसेज इनटू द सॉल्यूशन in the gastrointestinal tract across the gastrointestinal membrane and hence its overall rate and extent of absorption। और वो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, वही उसकी solubility, उसकी dissolution, उसकी intrinsic solubility, उसकी lipid solubility, उसकी saltation, solvate बन जाना, ये solvate बनाना, hydrogen bonding, molecular size, ये तमाम factors हम already discuss कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अनदर इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स विच आर कॉल्ड डोजेज फॉर्म फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द बायोअवेलेबिलिटी। डोजेज फॉर्म फैक्टर्स क्या क्या होते हैं और किस तरीके से वो बायोअवेलेबिलिटी पर असरअंदाज हो सकते हैं, ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। सो द रेट एंड और एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ए ड्रग फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट has been shown to be influenced by many physiological factors and by many physicochemical properties associated with drug itself। अब तक हमने physiological factors काफ़ी डिटेल में कवर किए हैं और physicochemical properties कवर की हैं कि वो किस तरीके से ड्रग के रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं और उसको ऑल्टर कर रहे हैं। The bioavailability of drug can also be influenced by factors associated with formulation and production of the dosage form। कि ड्रग की फॉर्मुलेशन किस तरीके से की गई है और प्रोडक्शन किस तरीके से की गई है, उसका भी बड़ा गहरा ताल्लुक है ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी से। Increasingly, many dosage forms are being designed to affect the release and absorption of drugs। For example, controlled release system, जो कि एक कंट्रोल स्पेसिफिक वे में ड्रग की रिलीज करता है। इसके अलावा एंड डिलीवरी सिस्टम्स ऑफ द पुअरली सॉल्युबल ड्रग्स कि उसको कैसे हम मैनेज करेंगे। सो दिस सेक्शन समराइजेस हाउ द टाइप ऑफ डोजेज फॉर्म एंड द एक्सिपिएंट्स यूज इन कन्वेंशनल ओरल डोजेज फॉर्म कैन अफेक्ट द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग
एब्जॉर्प्शन, यानी डोजेज फॉर्म जो है वो किस तरीके से प्रिपेयर की गई, उसमें क्या एक्सिपिएंट्स यूज़ किए गए और उनसे ड्रग के रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसको हम अब यहाँ पर देखेंगे। नाउ इन्फ्लुएंस ऑफ द टाइप ऑफ डोजेज फॉर्म। The type of dosage form and its method of preparation or manufacture can influence the bioavailability. जो भी डोजेज फॉर्म है उसको प्रिपेयर कैसे किया गया है या मैन्युफैक्चर कैसे किया गया है वो जो है वो बायोअवेलेबिलिटी पर असरअंदाज हो सकती है। दैट इज़ वेदर ए पर्टिकुलर ड्रग एडमिनिस्टर्ड इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशन, ए सस्पेंशन और ए सॉलिड डोजेज फॉर्म कैन इन्फ्लुएंस इट्स रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। क्या वो डोजेज फॉर्म सोल्यूशन फॉर्म में दी गई है, सस्पेंशन फॉर्म में दी गई है, सॉलिड डोजेज फॉर्म दी गई है। सॉलिड दी गई है तो किस तरह से थी, पाउडर फॉर्म में थी, टैबलेट फॉर्म में थी, कैप्सूल फॉर्म में थी। तो ये तमाम फैक्टर जो है ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी पर असरअंदाज होते हैं। द टाइप ऑफ ओरल डोजेज फॉर्म विल इन्फ्लुएंस द नंबर ऑफ पॉसिबल इंटरवेनिंग स्टेप्स बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द अपीयरेंस ऑफ dissolved drug in the gastrointestinal tract. That is, it will influence the release of a drug into the solution in the gastrointestinal fluid as mentioned in figure 20.2. तो जो solid dosage form हम दे रहे हैं, oral dosage form, उसके possible intervening factors क्या क्या हो सकते हैं जो ड्रग की solubility पर असरअंदाज हो सकते हैं या डिसोल्यूशन पर असरअंदाज होते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फ्लूइड में कि वो सोल्यूशन में आ जाए। वो यहाँ पे थोड़ा सा फिगर 20.2 में डिस्कस किए गए हैं। तो अगर हम इसको देखें तो टाइप ऑफ डोजेज फॉर्म, इसमें एक्वस सोल्यूशन है, एक्वस सस्पेंशन है एंड इमीडिएट रिलीज सॉलिड डोजेज फॉर्म यानी टैबलेट एंड कैप्सूल है। ये दोनों प्रिपरेशन जो है, अब जैसे एक्वस सोल्यूशन यानी बाकायदा सॉल्यूशन दिया, पता चला वो प्रेसिपिटेट हो गया, या सस्पेंशन दिया, सस्पेंशन ऑफ द फाइन पार्टिकल ऑफ ए ड्रग इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फ्लूइड, ये बन गया। उसके बाद फिर दोबारा इनका डिसोल्यूशन हुआ, फिर सोल्यूशन ऑफ ए ड्रग इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फ्लूइड। तो अब ये प्रोसेस जितना डिले होगा डिसोल्यूशन का दोबारा, फिर उतनी ही देर में एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होगी और ड्रग जो है वो ब्लड में आएगी। टैबलेट फॉर्म में वो डिसइंटीग्रेट हुई, एग्रीगेट बने, ग्रैन्यूल्स बना लिए। दो सूरतें हो सकती हैं, या वो डी एग्रीगेट होकर सस्पेंशन फॉर्म में आ जाए, फिर डिज़ोल्व हो और सोल्यूशन में आए, या डायरेक्टली डिसोल्यूशन होकर सोल्यूशन में आ जाए। अब इसमें से जो भी स्टेप जहाँ पे डिले हो रहा होगा वो रेट लिमिटिंग स्टेप कहलाएगा और फिर उसकी वजह से एब्जॉर्प्शन और बायोअवेलेबिलिटी रिड्यूस होगी। सो पॉसिबल इंटरवीनिंग steps between administration and appearance of a drug in solution in the gastrointestinal tract वो ये हैं precipitation, dissolution, disintegration, deaggregation या dissolution, फिर absorption and then the drug will enter into the blood. Now फिगर को देखने के बाद हम आते हैं दोबारा टेक्स्ट में। तो in general drug must be in solution in the gastrointestinal tract before the absorption can occur. तो जीआई ट्रैक्ट में ड्रग को सोल्यूशन फॉर्म में आना ज़रूरी है इन ऑर्डर टू हैव गुड एब्जॉर्प्शन। दस द ग्रेटर द नंबर ऑफ इंटरवेनिंग स्टेप्स द ग्रेटर विल बी द नंबर ऑफ पोटेंशियल ऑब्स्टिकल्स टू एब्जॉर्प्शन एंड ग्रेटर विल बी लाइकलीहुड दैट अ टाइप ऑफ डोजेज फॉर्म रिड्यूसिंग द बायोअवेलेबिलिटी एग्जिबिटेड बाय द ड्रग। लिहाजा जितने इंटरवेनिंग स्टेप्स बीच में आते चले जाएंगे लाइक प्रेसिपिटेशन, डी एग्रीगेशन या डिसइंटीग्रेशन और फिर डिसोल्यूशन और फिर ये सस्पेंशन में कन्वर्ट हो जाना, तो ये तमाम फैक्टर्स जो होंगे वो उतना ही डिले करते जाएंगे और उससे ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी भी रिड्यूस हो सकती है। हैंस द बायोअवेलेबिलिटी ऑफ ए ड्रग और गिवन ड्रग टेंड टू डिक्रीज इन द फॉलोइंग ऑर्डर। लिहाजा ड्रग की जो बायोअवेलेबिलिटी होगी वो इस ऑर्डर में रिड्यूस या डिक्रीज होगी based upon the type of dosage form. Like aqueous solution greater than aqueous suspension is greater than solid dosage form, और solid dosage form में क्या है, hard gelatin, hard capsules and tablets। यानी सबसे ज़्यादा जो बायोअवेलेबिलिटी होगी वो aqueous solution की होगी ग्रेटर, उसके बाद aqueous suspension की होगी और उसके बाद फिर solid dosage form की होगी। यानी अगर हम इसको वाइस वर्सा इस तरह से भी कह लें तो ये गलत नहीं होगा कि सॉलिड डोजेज फॉर्म की सबसे कम बायोअवेलेबिलिटी होगी, उसके बाद उससे बेहतर एक्वस सस्पेंशन की होगी और एक्वस सस्पेंशन से भी बेहतर एक्वस सोल्यूशन की होगी। यानी सबसे बेहतर बायोअवेलेबिलिटी
एक्वस सोल्यूशन, क्योंकि डायरेक्ट ड्रग जो है वो सोल्यूशन फॉर्म में दी जा रही है, क्योंकि ड्रग को सोल्यूशन फॉर्म में जीआई ट्रैक्ट में लाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये एक अलग बात है कि वो सोल्यूशन प्रेसिपिटेट बना ले और फिर सस्पेंशन बनाए, फिर दोबारा डिज़ोल्व हो, सोल्यूशन में आए जीआई ट्रैक्ट में, फिर एब्जॉर्ब हो, तो फिर ये डिले हो जाएगा, वरना बायोअवेलेबिलिटी सबसे बेस्ट सोल्यूशन की होगी। Although this ranking is not universal, it does not provide useful guideline, and in journal, solution and suspension are the most suitable for administration of a drug intended to be rapidly absorbed. ठीक है, ये जर्नल गाइडलाइन नहीं है और कोई जर्नल रूल भी नहीं है, लेकिन जर्नल यूजुअली ऐसा ही होता है कि सोल्यूशन एंड सस्पेंशन जो है वो जब ड्रग का दिया जाता है तो उससे बायोअवेलेबिलिटी ज़्यादा तेज़ी से होती है, रैपिडली होती है और ड्रग जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है। However, it should be noted that other factors, for example, stability, patient acceptability, can also influence the drug dosage form in which a drug is administered via the gastrointestinal route. दूसरा इशू ये है कि अगर आप भले सोल्यूशन या सस्पेंशन में दे रहे हैं लेकिन वो जीआई ट्रैक्ट में स्टेबलाइज नहीं है, या उसका टेस्ट इतना बैड है या स्मेल इतनी बुरी है कि वो पेशेंट एक्सेप्ट के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, तो फिर ये भी आपके लिए एक बैरियर्स होंगे कि फिर आप उसको इस तरह से ओरली नहीं दे सकेंगे। तो ये फैक्टर्स भी अंडर कंसिडरेशन रखने चाहिए। नाउ ये तो हमने बात कर ली ड्रग की जर्नल, इन्फ्लुएंस एंड टाइप ऑफ द डोजेज फॉर्म और उसकी सॉल्युबिलिटी पर क्या क्या फैक्टर डोजेज फॉर्म के हवाले से असरअंदाज हो सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर इज द एक्वस सोल्यूशन। For drugs that are water soluble and chemically stable in aqueous solution, formulation as a solution normally eliminates the in vivo dissolution step and presents the drug in the most readily available form for absorption. तो वो ड्रग जो कि वाटर में सॉल्युबल हैं और केमिकली स्टेबल भी हैं, तो हमारी कोशिश ये होती है कि उसको जीआई ट्रैक्ट में डालने के बाद डिसोल्यूशन के स्टेप से हटा दिया जाए, उसको डायरेक्ट सोल्यूशन फॉर्म में ही दिया जाए ताकि वो ये स्टेप हट जाए और डायरेक्टली जो है सॉल्युबल फॉर्म में, सोल्यूशन फॉर्म में ड्रग जो है वो जीआई ट्रैक्ट में मौजूद हो और तेज़ी से और डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाए, यानी डिसोल्यूशन वाला स्टेप माइनस हो जाएगा। हाउएवर, dilution of an aqueous solution of a poorly water soluble drug whose aqueous solubility has been increased by formulation techniques such as co-solvency, complex formation or solubilization can result in precipitation of a drug in the gastric fluid. अच्छा, पुअरली सॉल्युबल ड्रग को की सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए वाटर में अगर हम उसमें को सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं या सॉल्युबलाइजिंग एजेंट ऐड कर रहे हैं, तो उसमें इस चीज़ का खदशा होता है कि जब वो जीआई फ्लूइड में जाएगी तो वहाँ पे वो प्रेसिपिटेट बना लेगी। सिमिलरली, एक्सपोजर ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन of salt and weak acid compound to gastric pH can also result in precipitation of free acid form of the drug. ये भी एक इशू है कि वीक एसिड ड्रग का अगर आपने सॉल्ट बनाया तो pH ऑफ द स्टमक में वो फ्री एसिड रिलीज कर देंगे और उसको प्रेसिपिटेट बना देंगे, यानी अनसॉल्युबलाइज फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। लाजिम बात है जब वो सॉल्युबलाइज नहीं होगी तो फिर एब्जॉर्ब भी नहीं होगी। इन मोस्ट केसेस extremely fine nature of the resulting precipitate permits a more rapid rate of dissolution than if the drug has been administered in other type of dosage forms such as an aqueous suspension, hard gelatin capsule और tablets। अगर हम ये जो पार्टिकल्स हैं इनको बहुत ही फाइन में पार्टिकल में कन्वर्ट करते हैं तो उस वक्त अगर ये पार्टिसिपेट बना भी लें तो वो फिर भी काफ़ी तेज़ी से एब्जॉर्ब हो जाते हैं कंपेयर टू अदर ओरल डोजेज फॉर्म, चाहे वो एक्वस सस्पेंशन हो, हार्ड जेलेटिन कैप्सूल हो या टैबलेट्स। However, for some drugs, this precipitation can have major effect on bioavailability. For example, the same dose of an experimental drug was given to dogs in 3 different solution formulations. A polyethylene glycol solution and 2 different concentration of hydroxypropyl beta cyclodextrin। ठीक है, तो 3 डिफरेंट फॉर्मुलेशन डॉग्स को दी गई। बायोअवेलेबिलिटी ऑफ 19%, 57% and 89% were obtained for polyethylene glycol and lower concentration of hydroxy
propyl beta cyclodextrin and high concentration of hydroxy propyl beta cyclodextrin respectively. यानी जो पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल को दिया गया तो उससे बायो अवेलेबिलिटी उस ड्रग की आई 19%, और जब उसको हाइड्रोक्सी प्रोपाइल बीटा साइक्लोडेक्स्ट्रिन दिया गया तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी आई 57%, और जब उसको दिया गया हाइड्रोक्सी प्रोपाइल बीटा साइक्लोडेक्स्ट्रिन इन हायर कंसंट्रेशन, ठीक है ना, ये यानी फ़र्क क्या है दोनों में बीटा हाइड्रोक्सी प्रोपाइल बीटा साइक्लोडेक्स्ट्रिन दे रहे हैं, लेकिन इसमें कि जो सेकंड जिसमें जो कंसंट्रेशन जिसमें जो बायो अवेलेबिलिटी 57% है, इसमें ये कंपाउंड बीटा साइक्लोडेक्स्ट्रिन लोअर कंसंट्रेशन में यूज़ किया गया तो बायो अवेलेबिलिटी आई 57%। लेकिन जब यही सब्सटेंस जो सॉल्वेट है जब हायर कंसंट्रेशन में यूज़ किया गया तो फिर बायो अवेलेबिलिटी ड्रग की हो गई 89%. The difference in bioavailability of three solution was attributed to the differences in the rate of precipitation of candidate drug from three solution और dilution, क्योंकि तीनों में जो precipitate बन रहे थे वो different quantity में बन रहे थे. The experimental drug was observed to precipitate most quickly from the polyethylene glycol solution and most slowly from the most concentrated हाइड्रोक्सीप्रोपाइल बीटा साइक्लोडेक्स्ट्रिन सोल्यूशन. यानी इसमें ये देखा गया कि जिसमें पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल डाला गया था उसमें जो ड्रग के प्रेसिपिटेट थे बहुत ज़्यादा बन रहे थे तो जिससे उसकी बायो अवेलेबिलिटी कम हो गई, और जिसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हाइड्रोक्सी प्रोपाइल बीटा साइक्लोडेक्स्ट्रिन डाला गया उसमें जो प्रेसिपिटेट थे वो बहुत कम क्वांटिटी में बने जिसकी वजह से उसकी बायो अवेलेबिलिटी 89% हो गई. तो इस तरह से जो है वो इन पे ये फ़र्क पड़ता है. सो factors associated with the formulation of aqueous solution that can influence drug bioavailability include. लिहाजा कुछ फैक्टर्स हैं जो aqueous solution formulation of aqueous solution जो कि ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं. पहला फैक्टर क्या है? द केमिकल स्टेबिलिटी एग्जिबिटेड बाय ड्रग इन aqueous solution एंड द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फ्लूइड. ठीक है, तो aqueous solution और GI फ्लूइड में वो ड्रग जो है वो केमिकली स्टेबल है या नहीं है, तो उसको स्टेबल होना चाहिए. दूसरा कॉम्प्लेक्सेशन, दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल कॉम्प्लेक्स बिटवीन द ड्रग एंड द एक्सिपिएंट. ठीक है, केमिकल कॉम्प्लेक्स कैसा बन रहा है. द फॉर्मेशन ऑफ सच कॉम्प्लेक्स कैन इंक्रीज द एक्वस सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग विच कैन इंक्रीज द बायोअवेलेबिलिटी और इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ द डोजेज फॉर्म विच कुड हैव डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑन द बायोअवेलेबिलिटी. अब दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं कॉम्प्लेक्स बनने से. एक तो ये हो सकता है कि कॉम्प्लेक्स बनने से उसकी एक्वस सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है और उसकी बायोअवेलेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, या ये कि कॉम्प्लेक्स बनने से विस्कोसिटी बढ़ रही है डोजेज फॉर्म की और जिसकी विस्कोसिटी बढ़ने की वजह से उसकी बायोअवेलेबिलिटी को खतरा यानी डेट्रीमेंटल इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है. इसके अलावा अनदर फैक्टर इज सॉल्युबलाइजेशन. सॉल्युबलाइजेशन दैट इज इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए ड्रग इनटू ए माइसील टू इंक्रीज इट्स एक्वस सॉल्युबिलिटी. तो माइसिलाइजेशन यानी सरफेक्टेंट डाल के किया जा सकता है. द विस्कोसिटी ऑफ सोल्यूशन डोजेज फॉर्म पर्टिकुलरली इफ विस्कोसिटी इन्हेंसिंग एजेंट हैज़ बीन इंक्लूडेड तो फिर उसकी बायोअवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि हमने अभी ये बात की कि विस्कोसिटी इन्हेंस होने से बायोअवेलेबिलिटी के लिए ये खतरा हो जाता है. नाउ information concerning the potential influence of each of these factor was given earlier in this chapter, जो कि हम विस्कोसिटी के हवाले से ऑलरेडी ये पैरामीटर डिस्कस कर चुके हैं. नाउ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर दैट इज एक्वस सस्पेंशन. कि एक्वस सस्पेंशन के क्या इश्यूज हो सकते हैं बायो अवेलेबिलिटी के. एन एक्वस सस्पेंशन इज यूजफुल डोजेज फॉर्म फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इनसॉल्युबल और पुअरली वाटर सॉल्युबल ड्रग्स, ताकि हम उसके सस्पेंडेड पार्टिकल बना लें, सस्पेंड कर दें पार्टिकल्स व्हीकल में या सॉल्वेंट में. यूजुअली द एब्जॉर्प्शन ऑफ ए ड्रग फ्रॉम दिस टाइप ऑफ डोजेज फॉर्म इज डिसोल्यूशन रेट लिमिटेड. आमतौर पे हम सस्पेंशन बनाते ही उन ड्रग का है जिन ड्रग की सॉल्युबिलिटी पुअर होती है GI फ्लूइड में, यानी डिसोल्यूशन उनका रेट लिमिटिंग स्टेप होता है, यानी डिसोल्यूशन की वजह से उनकी एब्जॉर्प्शन रिड्यूस हो रही होती है. द ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एन एक्वस सस्पेंशन रिजल्ट इन ए
large total surface area of dispersed drug being immediately present to the gastrointestinal fluid. अच्छा, अब जब हम सस्पेंशन फॉर्म में दे रहे हैं ड्रग को, तो उसका जो सरफेस एरिया वो बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो रहा होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फ्लूइड में और एब्जॉर्प्शन साइट पे. उससे क्या होगा, दिस फैसिलिटेट द डिसोल्यूशन एंड हैंस एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, जिससे उसकी डिसोल्यूशन भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव होती है और एब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज हो जाती है. इन कंट्रास्ट टू powder filled hard gelatin capsules and tablet dosage forms, dissolution of all drug particle commence immediately on dilution of the suspension in the gastrointestinal fluid. तो ऐसे सब्सटेंसेस जो हम यूज़ कर रहे हैं, जो लाइक पाउडर फॉर्म में ड्रग दे रहे हैं, लाइक हार्ड जेलेटिन कैप्सूल की फॉर्म में या टैबलेट डोजेज फॉर्म में, तो उनका डिसोल्यूशन जो होता है वो जैसे ही ड्रग पार्टिकल आते हैं इन कांटेक्ट विद द GI फ्लूइड, तो वहाँ पे वो और डाइल्यूट हो जाते हैं और उनके सस्पेंशन जो है वो आसानी से डिज़ोल्व हो जाते हैं GI फ्लूइड में. और जब डिज़ोल्व हो जाएंगे तो फिर हमारा वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा, यानी ड्रग की सॉल्युबिलिटी आ जाएगी और सॉल्युबिलिटी आ जाएगी तो फिर वो एब्जॉर्ब हो जाएगी. ए ड्रग कंटेन्ड इन ए टैबलेट और हार्ड जेलेटिन कैप्सूल में अल्टीमेटली अचीव द same state of dispersion in the gastrointestinal fluid but only after a delay. तो एक ड्रग कंटेन ए टैबलेट और हार्ड जेलेटिन कैप्सूल, वो भी बहरहाल जो होगी वो सेम स्टेट ऑफ डिस्पर्जन यानी सस्पेंशन फॉर्म में आ जाएगी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फ्लूइड में, लेकिन बहरहाल क्योंकि पहले उसको टैबलेट या हार्ड जेलेटिन कैप्सूल को डिसइंटीग्रेट होना पड़ेगा, फिर जाके वो डिस्पर्जन बनेगा और यानी सस्पेंशन बनेगा, फिर जाके वो एब्जॉर्ब होगा. तो इस वजह से उसमें डिले इन एब्जॉर्प्शन हो सकता है, बल्कि होगा. सो thus well formulated finely subdivided aqueous suspension is regarded as being an efficient oral drug delivery system. ठीक है, तो लिहाजा ऐसा सस्पेंशन जिसके पार्टिकल बहुत फाइनली सबडिवाइडेड हैं, वो जो होगा बहुत एफिशिएंट ओरल डिलीवरी सिस्टम होगा. सेकेंडली ओनली टू नॉन प्रेसिपिटेटिंग सोल्यूशन टाइप डोजेज फॉर्म, और ये जो वो सस्पेंशन के लिए बेहतर है जो GI ट्रैक्ट में जाके GI फ्लूइड में जाके प्रेसिपिटेट नहीं बनाएंगे, तो ये बहुत तेज़ी से और बहुत आसानी से एब्जॉर्ब भी हो जाएंगे. सो द फैक्टर्स एसोसिएटेड विद द फॉर्मुलेशन ऑफ एक्वस सस्पेंशन डोजेज फॉर्म दैट कैन इन्फ्लुएंस द बायोअवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. GI ट्रैक्ट से कौन से फैक्टर्स जो है वो असरअंदाज हो सकते हैं एक्वस सस्पेंशन की बायोअवेलेबिलिटी में. वो क्या है? पहला पॉइंट है कि द पार्टिकल साइज एंड द इफेक्टिव सरफेस एरिया ऑफ द डिस्पर्स ड्रग मीन्स के रिड्यूस द पार्टिकल साइज, मोर द इफेक्टिव सरफेस एरिया, मोर द एब्जॉर्प्शन. इफ वी इंक्रीज द पार्टिकल साइज, लेस द इफेक्टिव सरफेस एरिया एंड लेस इज द एब्जॉर्प्शन. इसके अलावा द क्रिस्टल फॉर्म ऑफ द ड्रग, कि उसकी कौन सी पॉलीमॉर्फिक फॉर्म है, क्रिस्टलाइन फॉर्म कौन सी है, ये हम पढ़ चुके हैं कि मेटास्टेबल है, स्टेबल है, अनस्टेबल फॉर्म है. तो वो जो भी फॉर्म होगी हमें उसको जो है वो सबसे जो आइडियल होती है वो मेटास्टेबल फॉर्म होती है, जिसको अगर हम रखें तो वो उसकी एब्जॉर्प्शन सबसे अच्छी होती है और बायोअवेलेबिलिटी भी सबसे बेस्ट अचीव होती है. एनी रिजल्टिंग कॉम्प्लेक्सेशन दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ नॉन एब्जॉर्बेबल कॉम्प्लेक्स बिटवीन द ड्रग एंड एक्सिपिएंट सच एज सस्पेंडिंग एजेंट. अगर सस्पेंडिंग एजेंट जो दिया है उसके साथ वो उसने कॉम्प्लेक्स बना लिया और जो कि नॉन एब्जॉर्बेबल है, तो फिर वो ड्रग एब्जॉर्ब नहीं होगी और उसकी बायोअवेलेबिलिटी अचीव नहीं हो सकेगी. तो ये भी एक मसला होगा. तो फिर हमें सस्पेंडिंग एजेंट बहुत सोच समझ के यूज़ करना पड़ेगा. द इंक्लूजन ऑफ सर्फेक्टेंट एज ए वेटिंग एजेंट, फ्लॉक्यूलेटिंग एंड डीफ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट्स. तो वो हम क्या वेटिंग एजेंट क्या यूज़ कर रहे हैं, फ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट या डीफ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट, यानी पार्टिकल्स के फ्लॉक्स ना बने, यानी एग्रीगेट ना बने, वरना एग्रीगेट बनेंगे तो फिर वो एब्जॉर्ब नहीं होंगे क्योंकि उसका सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाएगा. तो उसको भी जो है वो कंट्रोल करने के लिए हमें सर्फेक्टेंट भी अप्रोप्रिएट यूज़ करना पड़ेगा. इसके अलावा द विस्कोसिटी ऑफ सस्पेंशन, विस्कोसिटी इतनी ज़्यादा ना हो जाए कि फिर वो ड्रग की एब्जॉर्प्शन पर असरअंदाज हो सके, क्योंकि ये भी हम देख चुके हैं और इसको पढ़ चुके हैं पहले कि विस्कोसिटी जो इन्हेंसिंग एजेंट होते हैं, जैसे सस्पेंडिंग एजेंट जो होते हैं, वो बाज़ दफ़ा विस्कोसिटी बढ़ा देते हैं. तो उस विस्कोसिटी को बढ़ने की वजह से भी ड्रग की एब्जॉर्प्शन रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि वो दे कम इन लेस कॉन्टैक्ट विद द
absorption side. So information concerning the potential influence of the factor on drug bioavailability was given earlier in this chapter. शुरू में हम इसके हवाले से इन्हीं पॉइंट के हवाले से अच्छी खासी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें पार्टिकल साइज, सरफेस एरिया, क्रिस्टल फॉर्म, कॉम्प्लेक्सेशन, ठीक है, सरफेक्टेंट का रोल, विस्कोसिटी का रोल, ये काफ़ी तफसील से हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. So this is all about for the lecture of today. In the next lecture, we will continue with the liquid filled capsules. Thank you very much.